देखिए, सबसे पहले हमें उन लोगों का वंदन करना चाहिए, जिन्होंने इस दुनिया के कल्याण के लिए ज़बरदस्त काम किए और उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, हमारी ज़िंदगी को थोड़ा भी बदलते हैं। जीवन क्या है? हमारा जीवन पानी की तरह है। पानी को आप ग्लास में रखोगे, पानी की शेप ग्लास की जैसी हो जाएगी। पानी को आप घड़े में रखोगे, पानी की शेप गोल गोल हो जाएगी। इतना फ्लेक्सिबल है। हमारा जीवन भी कुछ-कुछ ऐसा ही है। हम हमारे जीवन की ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे मन पर है और हमारा मन इतना फ्लेक्सिबल है जितना पानी। मन जब शमशान ग्रह में जाता है, जब शमशान में होता है, जब हम शमशान में होते हैं, तो मन बिल्कुल उदास होता है। मन की जो शेप है, मन की जो आकृति है, मन की जो दिशा है, वो एकदम अलग होती है। वहीं हमारा मन किसी पिकनिक की जगह पर होता है, तो एकदम उल्लास से भर जाता है। तो मन की फ्लेक्सिबिलिटी, मन की गति, मन की स्पीड अनइमेजिनेबल है और ये हमको अद्भुत तरक्की करने में भी मदद करता है। अगर हम अपने मन में स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों के बारे में चिंतन करते हैं, उनके जीवन के दृश्य हमारी आंखों के सामने होते हैं, उनकी कहानी हमारे मन में होती है, तो हमारे मन की गति आप सोचिए, किस स्पीड से वो सोचता है, किस स्पीड से आगे बढ़ता है और किस स्पीड से हमें जीवन में एक नई दिशा देता है। हमारी सोचने की दिशा बदल जाती है। अभी हम कुछ भी सोचते हैं, हमारे आगे मान लीजिए ना, 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 ना आ रहा है। मैं आपसे कहूँ मान लो कि आपको उद्यमी बनना है, आप कहेंगे नहीं ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं आपको कहूँ आपको भविष्य का उद्यमी बनना है, आपको ज़माना बदलना है, आप कहेंगे सर मेरे लिए संभव नहीं है ये। तो ये जो ना, ना, ना इसलिए है क्योंकि अभी मन के सामने एक बैरियर बना हुआ है। एक हमारे ही द्वारा बनाया हुआ मन के आगे एक बाधा बनाई हुई है। अब हमारे मन के अंदर मान लीजिए हमारे आदर्श व्यक्ति के रूप में मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी है और हम उनके संस्मरण पढ़ रहे हैं, उनकी फ़िल्म पढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने भारतीय टीम को क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप दिलाया। उनकी कहानी से हम इंस्पिरेशन ले लेते हैं, प्रेरणा ले लेते हैं, फिर यही मन अद्भुत ऊंचाइयों को छूने को तैयार हो जाता है और असंभव से असंभव काम को हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मन की इस अद्भुत शक्ति के अंदर इतनी जबरदस्त सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य को अगर हम सही से इस्तेमाल करें तो हम इस जिंदगी में अद्भुत काम कर सकते हैं। अगर हम वाकई जीवन में अद्भुत कार्य कर सकते हैं तो अपने मन को फिर छोटा क्यों रखें, क्यों अपने मन को सीमित रखें। मैं इसी संदर्भ में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट क्या है? पुराना ज़माना था जब ऐसा माना जाता था कि किसी व्यक्ति का आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट, वो आप नाप लो और उस इंटेलिजेंस कोशेंट के बेसिस पर आप उस व्यक्ति की तरक्की को आंक सकते हो, उस व्यक्ति की तरक्की के बारे में सोच सकते हो। आज के नए ज़माने के अंदर एक नया टर्म आ गया, इमोशनल कोशेंट। ये इमोशनल कोशेंट क्या है? इमोशनल कोशेंट है आपकी भावनात्मक पकड़। आप अपने बारे में और दूसरों की भावनाओं के बारे में कितना गहन सोच रखते हैं। दूसरों के मन में क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में आपका चिंतन कैसा है। आपके अंदर दूसरों के प्रति करुणा का भाव है या नहीं। दूसरों की परेशानी, दूसरों की समस्याओं को आप महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपका ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये आपकी सफलता का बहुत बड़ा आधार बन जाता है। बहुत बड़ा आधार। भारतीय दर्शन में एक बात कही गई है कि परहित सरिस, यानी परहित के समान धर्म नहीं भाई, यानी परहित के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है, वो सबसे बड़ा काम है। लेकिन परहित के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? आपके मन में दूसरों की समस्याओं को समझने की क्षमता हो, दूसरों की समस्याओं को देखने की क्षमता हो, आपके मन में इतनी ब्रॉडनेस हो,
इतनी विशालता हो कि आप अपनी समस्याओं को तो देख सकते हैं, अपनी समस्याएं तो हर कोई देख सकता है। आप दूसरों की समस्याएं बिना उनके बोले महसूस कर सकते हैं क्या? आप दूसरों की समस्याएं बिना उनके कहे महसूस कर सकें, इसका मतलब आपका इमोशनल मैनेजमेंट, आपकी भावनात्मक संवेगों पर जो पकड़ है वो शानदार है। देखिए, हम लोगों को 3 तरह की चीज़ों का प्रशिक्षण मिलता है। एक टेक्निकल स्किल्स का, टेक्निकल स्किल्स वो जिसमें आपको अपने काम के बारे में जानकारी मिली है। जैसे कोई बैंक में काम करता है तो किसी चेक को कैसे पास करना, किसी चेक के सिग्नेचर कैसे मैच करना, किसी ट्रांजैक्शन को कैसे वैलिडेट करना, ये सारी टेक्निकल ट्रेनिंग है। कोई शेयर मार्केट में काम करता है तो कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, ऑप्शन क्या होते हैं, हेजिंग क्या होती है, इन सब की जानकारी, ये टेक्निकल ट्रेनिंग का पार्ट है। दूसरी ट्रेनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरल ट्रेनिंग। बिहेवियरल ट्रेनिंग यानी लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करना, जिसमें आजकल सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया है, सॉफ्ट स्किल्स। ये सॉफ्ट स्किल्स क्या है? टेक्निकल स्किल्स को हम हार्ड स्किल्स बोलते हैं और सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं हम कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे लोगों को ग्रीट करते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारे चेहरे के हाव भाव क्या है, हमारा लोगों के साथ में बातचीत करते वक्त किस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज रहता है। इन सब चीज़ों को हम सॉफ्ट स्किल्स में शामिल करते हैं। आपने देखा होगा आजकल के समय में वो लोग जिनकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी होती है उनको बहुत जल्दी तरक्की मिल जाती है, उनको कंपनियों में जल्दी ही नौकरी मिल जाती है, उनको जल्दी ही प्रमोशन मिल जाती है, क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल्स ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा बनाना सीख जाते हैं, लोगों के साथ में अच्छे से मधुरता से पेश आना सीख जाते हैं। देखिए, हार्ड स्किल्स सीखने के अंदर वर्षों लग जाते हैं, टेक्निकल स्किल्स सीखने में वर्षों लग जाते हैं, फिर भी कई लोग सीख नहीं पाते। जैसे मान लीजिए आप में से कई लोगों को खाना बनाने का शौक होगा। आपने देखा होगा कि खाना बनाते समय कोई आइटम आप बहुत अच्छा बना लेते हैं और कोई आइटम बनाने में आपको बहुत दिक्कत आती है। आप लाख कोशिश कर लो, कभी नमक ज़्यादा पड़ जाता है, कभी मिर्ची ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि ये टेक्निकल स्किल की बात है। टेक्निकल स्किल सीखने में भी समय लगता है, इसके बाद प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए। लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं, तब आपकी टेक्निकल स्किल में महारत बढ़ती है। ये आपके हाथ से संबंधित है, ये आपके हाथ का हुनर है। आप लगातार बार-बार प्रयास करते रहते हैं, तब आपकी टेक्निकल स्किल बेहतरीन बन पाती है। अब आते हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। सॉफ्ट स्किल्स आपकी आवाज़, आपकी बोली, आपका व्यवहार, आपका अपनापन, आप किस प्रकार से लोगों से पेश आते हैं, आपका प्रोफेशनल अप्रोच, आपका काम के प्रति नज़रिया, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एनर्जी लेवल, आपका जोश, उत्साह, आपका इनिशिएटिव, आपका इनोवेटिवनेस, ये सारे आपके सॉफ्ट स्किल्स के पार्ट हैं। टेक्निकल स्किल्स सीखने के लिए किसी के पास जाना पड़ता है। सॉफ्ट स्किल्स आप चाहें तो अपने आप भी सीख सकते हैं, कहीं सीखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप भी सीख सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आपको सिखाए, फिर भी आप नहीं चाहेंगे तो नहीं सीखेंगे, वो होता है। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, आप उनको कितना भी समझा दो कि भाई लोगों के साथ में मिठास से पेश आना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, दूसरों की बात को सुनने की कोशिश करनी चाहिए।
खाली अपनी ही अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। आप कितना भी कहो, वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। सॉफ्ट स्किल सीखना जितना आसान है, उससे ज़्यादा मुश्किल है उसके लिए सही एटीट्यूड बनाना। भाई, आप एक घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, पानी पीना नहीं पीना तो घोड़े की मर्जी है। आप लाख कोशिश कर लो, घोड़े को जबरदस्ती पानी तो पिला नहीं सकते। वही सॉफ्ट स्किल वाली बात है। सॉफ्ट स्किल्स आप लोगों को बता सकते हो कि भाई ये सॉफ्ट स्किल है। मानना ना मानना उनकी खुद की मर्जी है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। और कई लोगों को लगता है इसकी क्या जरूरत है, मैं ऐसे क्यों करूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। तो सॉफ्ट स्किल्स के मामले में ये एक बड़ी समस्या हो जाती है कि लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं। लोग टेकन फॉर ग्रांटेड, लोग इसको महत्व नहीं देते। आपने किसी से कहा कि भाई हर कस्टमर से बड़े प्रेम से, बड़े इत्मीनान से, बड़े सलीके से पेश आना। वो कर्मचारी किसी फिल्मी हीरो की स्टाइल में रहता है और उसको ये लगता है कि आप बॉस की तरह बात करोगे तभी दुनिया आपको सलाम करेगी। वो कस्टमर के साथ भी अकड़ के बात करता है। जिस तरह फिल्मों में कोई हीरो है, वो अपना स्टाइल बिखेरता रहता है, वैसे ही वो कर्मचारी अपना स्टाइल बिखेरता रहता है। अब आप उसको कैसे समझाओगे? समस्याएं आपके ही आएगी आगे, क्योंकि भविष्य में आपको किसी कंपनी का सीईओ बनना है, किसी कंपनी का सीएफओ बनना है, किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है। सबसे बड़ी चुनौती उस कंपनी की बैलेंस शीट को समझना नहीं है, उस कंपनी की वर्किंग प्रोसेस को समझना नहीं है, उस कंपनी की टेक्नोलॉजी को समझना नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये होगी कि जो आपके साथ जो काम करने वाली टीम है, उस टीम के अंदर राइट माइंडसेट कैसे तैयार करें, उसमें राइट एटीट्यूड कैसे डालें। ये सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, चाहे क्रिकेट हो और चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, दोनों में एक बात कॉमन। क्रिकेट में भी जहां एक टीम में आपस में तालमेल शानदार है, कोऑर्डिनेशन शानदार है, वो टीम मजबूत से मजबूत टीम को भी हरा देगी। कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, है ना। आपके पास इंडिविजुअल आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, बहुत शानदार प्लेयर्स हैं, लेकिन उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो टीम किसी को नहीं हरा पाएगी। लेकिन कोई भी गेम हो, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, जो भी टीम बेस्ड गेम है, इनमें आपसी तालमेल उस टीम की जीत का कारक तत्व होता है। अगर टीम में आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो वो टीम किसी भी टूर्नामेंट में जीत जाएगी। यही बात कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आप कंपनीज को देखते हैं, एक तरफ ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज को लेते हैं, बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज, फिर भी सबसे ज्यादा घाटा खाते हैं, सबसे ज्यादा अनप्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट। और एक तरफ वो कंपनियां हैं जिनको जो मैन पावर मिल जाता है उससे काम चलाते हैं। लेकिन मैन पावर दी बेस्ट नहीं है, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, मिलकर के काम करने की क्षमता वो शानदार है। और आप क्या देखते हैं, ये लोग बहुत एफिशिएंट, बहुत आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त काम करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन शानदार परफॉर्मेंस क्रिएट कर देते हैं। फर्क क्या है? दोनों ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या है? मैं आपके सामने, आप कहें तो उदाहरण दे सकता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे सकता हूँ, आपके सामने ऐसी कंपनियों के नाम बता सकता हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं जो भारत के श्रेष्ठतम एम्प्लॉयज को हायर करती हैं। कोई आईएएस से सेलेक्ट होकर आता है, कोई बड़े बड़े कंप्यूटर एग्जाम से सेलेक्ट होकर आता है, बेस्ट मैन पावर का सिलेक्शन करती है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन हर साल घाटा खाते रहती है। उनकी काम करने की शैली बड़ी ब्यूरोक्रेटिक है,
उनका प्रॉफिटेबिलिटी जीरो है, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत कमजोर है। उनकी जगह पर आपको कई छोटी छोटी कंपनियों के बारे में बताता हूँ। बहुत छोटी कंपनियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, काम बहुत छोटे लेवल पर शुरू करते हैं। साधारण कर्मचारियों को लेते हैं, जो मिल जाए उन कंपनियों को आपस में मिला करके आपस में एक एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें हर कर्मचारी एक दूसरे की मदद करता है, हर कर्मचारी एक दूसरे का सहयोग करता है, टीम वर्क के साथ काम करते हैं और वो छोटी सी कंपनी छोटी से बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। उसको हर साल प्रॉफिट भी होता है, उसके पास सारे साधन हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये बारीक फर्क अगर समझ में आ गया तो आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना काम कर रहे होंगे, आपको अपने काम में दिक्कतें कम आएंगी, क्योंकि आपका यही काम है। आप सोचिए, कोई कंपनी आपको बहुत ज़्यादा सैलरी दे करके मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर क्यों अपॉइंट करेगी? इसीलिए ना, कि उनको ये विश्वास है कि आप उस कंपनी को ज़बरदस्त लीडरशिप दे सकते हैं। कंपनियां आपके अंदर एक कॉरपोरेट लीडर को देख रही है। कंपनियां आपके रूप में एक कॉरपोरेट लीडर की तलाश करती हैं। आपकी लीडरशिप, यानी मान लीजिए आपके अंडर में 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या मान लीजिए आपके अंडर में 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इन एम्प्लॉयज के साथ आप जैसे पेश आएंगे, वो आपकी लीडरशिप स्टाइल होगी। ये कर्मचारी आपको देखेंगे तो जो लीडरशिप स्टाइल आपके अंदर है, वही लीडरशिप स्टाइल कुछ सीमा तक आपके कर्मचारियों के अंदर भी आ जाएगी और धीरे धीरे आपकी यूनिट में, आपकी पूरी यूनिट में वो लीडरशिप स्टाइल फैल जाएगी। और इस प्रकार आपकी लीडरशिप स्टाइल के कारण आपका पूरा डिपार्टमेंट जिसके आप हेड हैं, उसके अंदर जबरदस्त कमिटमेंट, जबरदस्त डेडिकेशन, जबरदस्त सिंसेरिटी, जबरदस्त हार्डवर्क, ये सब बातें लोगों के अंदर नजर आने लग जाएगी। और अगर कोई नहीं नजर आएगी कहीं, तो वहां उसके मन में रिग्रेट भी होगा, पछतावा भी होगा। जिसे मान लीजिए ऑफिस का समय है सुबह 9 बजे, और आप रोज 9 बजे से 5 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंचते हैं, रोज 9 से पहले ही ऑफिस पहुंचते हैं। क्या होगा, कई कर्मचारी ऐसे होंगे जो बाई चांस किसी कारण से 9 बजे नहीं पहुंच पाते, तो उनके मन में कहीं ना कहीं रिग्रेट रहेगा, पछतावा रहेगा कि यार देखिए, मेरे बॉस तो सुबह 9 बजे से पहले आ जाते हैं, मैं 9 बजे नहीं आ पाता। कई कर्मचारी ऐसे होंगे जिनके सुबह घर पे कोई काम होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, घर के लिए दूध लेके आना है, परिवार की कुछ समस्याएं हैं, वगैरह वगैरह। तो वो दौड़ भाग करते करते सुबह 9 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाई चांस लेट हो गए तो क्या होगा? उनके मन में एक पछतावा रहेगा, उनके मन में अफसोस रहेगा। लेकिन उस पछतावे को कम करने के लिए वो क्या करेंगे? एक कर्मचारी के मन में क्या हुआ, मान लो ये फीलिंग आई कि देखो, मुझे आना था 9 बजे मगर मैं लेट हो गया। अब वो क्या करेगा? वो ज्यादा काम करेगा। वो शाम को 6 की जगह 6:15 बजे जाएगा, ताकि उसके मन में रिग्रेट की फीलिंग बचे नहीं, मन में पछतावा ना हो, मन में ये भावना नहीं हो कि देखो, मुझे कंपनी ने तनख्वाह तो दी, लेकिन मैंने न्याय नहीं किया, अपने काम में अन्याय किया। अब कर्मचारी अगर 5 मिनट लेट आ रहा है, तो उसके बदले में वो 10 मिनट एक्स्ट्रा काम कर रहा है। 5 मिनट लेट आया, उसके बदले में वो अपना जो काम है वो ज़्यादा डेडिकेशन से कर रहा है। ये फीलिंग उसमें क्यों आई? ये फीलिंग आई आपकी लीडरशिप स्किल के, क्योंकि उसने आपके अंदर एक आदर्श लीडर को देखा। उस कर्मचारी ने आपके अंदर एक डेडिकेटेड बॉस देखा है, और आपकी लीडरशिप को वो अपने जीवन में अपनाना चाहता है। आपने देखा है, आमतौर पर हर कर्मचारी अपने बॉस के अंदर अपने फादर और अपने घर के एल्डर्स को देखता है। और जैसे आप अपने पिता से दूरी भी बना के रखते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनका अनुसरण भी करते हैं,
तो उनसे मन में भय भी रहता है। वैसा ही व्यवहार आपका आपके बॉस के साथ होता है। आप अपने बॉस के साथ में थोड़ी बहुत डिस्टेंस बनाते हैं, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन यहाँ इज्जत के ऊपर मैं वापस आता हूँ। जब आप एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में जो व्यक्ति आपका बॉस है, आप उसकी इज्जत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है, वो है पर्सनल रिस्पेक्ट। प्रोफेशनल रिस्पेक्ट तो आप हर एक की करेंगे, जो भी व्यक्ति आपसे सीनियर है पोस्ट में, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरी बात मैंने कहा पर्सनल रिस्पेक्ट। पर्सनल रिस्पेक्ट आप उसकी करेंगे जिसमें आपने कोई खासियत देखी, उसके व्यवहार में कोई खासियत नोटिस की, उसके व्यक्तित्व में आपको कोई अच्छी बात नजर आई, तो तब क्या होगा? पर्सनल रिस्पेक्ट। जिसे मान लीजिए आपने किसी कर्मचारी के अंदर देखा, ये कर्मचारी वाकई बहुत अच्छा है, तो उस कर्मचारी की व्यक्तिगत विशेषता को ध्यान में रखते हुए आपके मन में उसके प्रति पर्सनल रिस्पेक्ट होगा। आप उस व्यक्ति को देख करके मन में सम्मान से भर जाएंगे। ये पर्सनल रिस्पेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में और डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। इनफैक्ट अगर आपका व्यक्तित्व शानदार है, आपके अंदर कोई खासियत है, तो बहुत अच्छे अच्छे कर्मचारी सिर्फ आपके साथ व्यक्तिगत जुड़ाव के कारण आपकी कंपनी में जुड़े रहेंगे, कभी आपकी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। मैं आईआईएम अहमदाबाद में था 93-94 में। तब हमारे एक आईआईएम अहमदाबाद के एक काफ़ी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के बारे में सुना। उस स्टूडेंट ने बड़े बड़े प्लेसमेंट्स ठुकरा करके ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, एक अंधे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ज्वाइन किया। और उसके ज्वाइन करने का कारण ये था कि वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन को जो चलाने वाले थे जगदीश भाई पटेल और उनकी टीम, उनसे वो बहुत प्रभावित हुए। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में गया। जब मैं वहाँ गया तो मैं भी बहुत प्रभावित हुआ, दिल गदगद हो गया कि ऐसे महान व्यक्ति के साथ में काम करने का मौका मिले, ऐसे महान व्यक्ति के साथ में रहने का मौका मिले। तो तनख्वाह गई भाड़ में। जिंदगी में इतना सीखने का मौका मिलेगा, इतना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कहाँ मिल सकता है ऐसा मौका? हम कितनी भी सैलरी ले लें, जीवन में दोबारा ये चीजें सीखने को कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए उस व्यक्ति ने, उसका नाम है भरत पुनानी, उसने ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन को ज्वाइन किया। देखिए, दुनिया के अंदर हमारे पास में चॉइसेस होती है। हम चाहे तो ये रास्ता लें, हम चाहे तो वो रास्ता लें। हमारे सामने एक वो रास्ता होता है जिसमें बहुत पैसा है, लेकिन एक वो रास्ता है जिसमें पैसा तो कम है, लेकिन उसके साथ वहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अपने जीवन को आगे सही दिशा में ले जाने के लिए वो बहुत अच्छा रास्ता है। इस जीवन में ही हम ईश्वर को देख पाएँ, ईश्वर को महसूस कर पाएँ इंसान के रूप में, वो रास्ता है। तो ऑब्वियसली हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? वो रास्ता जिसमें पैसे भले कम मिले, लेकिन हम ईश्वर को आंखों से देख पाएंगे। जगदीश भाई पटेल ईश्वर का अवतार थे एक तरह से। ईश्वर अपने रूप में तो आता नहीं, ईश्वर तो इंसान के रूप में ही, भाई हम में से जिस व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति करुणा का भाव बढ़ जाएगा, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव बहुत बढ़ जाएगा, तो हमारे अंदर ईश्वर प्रकट हो जाएगा। हमारा जो स्वरूप है वो ईश्वर का स्वरूप हो जाएगा। हमारी जो अभिव्यक्ति है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति हो जाएगी। और इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा यानी हमारे अंदर दूसरों के प्रति करुणा नहीं है, हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है, हमारे अंदर दूसरों के प्रति कोई अपनापन नहीं है, तो हमारे अंदर ईश्वर का उल्टा यानी राक्षस प्रकट हो जाएगा।
और वो राक्षसी स्वरूप बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा मन आकार लेता है अलग अलग, और हम ईश्वर के पास बैठेंगे तो हमारा भी वही स्वरूप बन जाएगा। और राक्षस के पास बैठेंगे, लगातार उसके साथ में चिंतन करेंगे, उसके साथ में बातचीत करेंगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो हमारा मन भी गलत आकार ले लेगा। मन बहुत फ्लेक्सिबल है। हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे, हमारे मन के अंदर विशालता आ जाएगी, सोच बदल जाएगी, और हम उन लोगों की कहानियां पढ़ेंगे जो बहुत दुष्ट लोग रहे हैं, तो हमारे मन में प्रेरणा की भावना नहीं आएगी, कुछ अच्छा करने की भावना नहीं आएगी। अच्छा करना है तो ऐसे लोगों की कहानी पढ़नी है जिन्होंने वाकई बहुत शानदार काम किए हैं, या जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, भरत पुनानी, जिन्होंने एक बड़ा पैकेज छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में काम करने का, नौकरी करने का निर्णय ले लिया। वो तब से आज तक उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब खासियत क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया, जगदीश भाई पटेल ईश्वर की अभिव्यक्ति है। क्यों है अभिव्यक्ति? जगदीश भाई पटेल हमारे जैसे नहीं हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जगदीश भाई पटेल दूसरों के कल्याण की बात सोचते हैं, बहुत शानदार ढंग से। मैंने आपको बताया, उनके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ अंधे ही अंधे लोग हैं। वो अंधे लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। कोई भी अंधा एक्सक्यूज मी हो। सर। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर वो हाँ एक कोई है जो वेटिंग में है। हाँ, आ गए, वो करण, एडमिट हो गए, उनको करण आ ऐड कर गए, लीजिए। आ गए हैं। ही इज ऑलरेडी देयर। हाँ जी। तो जगदीश भाई पटेल अपनी तरह हमसे कुछ अलग है। अलग किस लिए? वो अंधे लोगों का दुख दर्द समझते हैं, और इसलिए अंधे लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जिसका नाम रखा ब्लाइंड मेंस एसोसिएशन। अब उसका नाम बदल के ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन कर दिया। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, जितने भी अंधे लोग होते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास भरा जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इतना सक्षम बनाया जाता है कि वो कोई भी वो काम कर सकते हैं जो आप और मैं कर सकते हैं। ये जगदीश भाई पटेल का मिशन था, और इसी मिशन पर वो काम कर रहे हैं। अगर किसी अंधे व्यक्ति ने उनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो उसका आत्मविश्वास डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, और कोई न कोई स्किल सीख करके वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो गया। तो जगदीश भाई पटेल ने ये ऑर्गेनाइजेशन ब्लाइंड लोगों के भलाई के लिए एस्टेब्लिश किया। अब दूसरों के कल्याण के लिए कोई व्यक्ति सोचेगा तो आप ही सोचिए, वो व्यक्ति हमारी तरह ऑर्डिनरी नहीं, वो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति जहाँ भी होगा, जैसा भी होगा, जिस रूप में भी होगा, वो एक शानदार व्यक्ति होगा। आप उस व्यक्ति के साथ काम करेंगे, आपको भी मन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग आएगी। आज हर एम्प्लॉय एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है जहां उसको अच्छी फीलिंग रहे, अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग। आप मार्केट में कंपनीज में सर्विस करने के लिए अप्लाई करते हैं, अच्छा पैकेज हर कंपनी देगी आपको, अच्छी सैलरी हर कंपनी देगी, वो सैलरी की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आप क्या करेंगे? आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, हु इज द बेस्ट एम्प्लॉयर, किस एम्प्लॉयर के बारे में कंपनियां, किस कंपनी के बारे में मार्केट रिपोर्ट लिख कह रही है कि ये कंपनी बेस्ट एम्प्लॉयर है, यहाँ एचआर प्रैक्टिसेस आउटस्टैंडिंग है, इस कंपनी में कर्मचारियों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा अवसर मिलते हैं,
किस कंपनी में एम्प्लॉयज को सीखने का मौका सबसे ज़्यादा मिलता है, किस कंपनी में एम्प्लॉयज को ग्रोथ का मौका सबसे ज़्यादा मिलता है, ये सब चीज़ें देखेंगे ना। और उसके बाद आप उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद भी आजकल की ट्रेंड क्या है, एक कर्मचारी 5 साल काम करता है, 10 साल काम करता है या 4 साल काम करता है, और उसके बाद जब उसको लगता है कि अब उसको सीखने का मौका नहीं मिल रहा, आगे ग्रोथ का मौका नहीं मिल रहा, तो वो नौकरी छोड़ देता है और अपनी खुद की कंपनी खोल लेता है, अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर देता है, अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म खोल लेता है। क्यों? आज हर व्यक्ति फ्रीडम को टॉप प्रायोरिटी देता है, टाइम को सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी देता है, सीखने के मौके को टॉप प्रायोरिटी देता है। आप सब देखते हैं ना, आज मेरे हाथ में जो मेरा आज का समय है वो निकल गया, वापस नहीं आएगा। ये जो मेरे हाथ में है, आज मेरी मुट्ठी में है जो समय, वो अगर निकल गया कल ही आएगा नहीं। और इस समय का सबसे ज़्यादा सदुपयोग क्या होगा? सबसे ज़्यादा सदुपयोग यही होगा कि इस समय को मैं अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने माइंड के डेवलपमेंट के लिए, अपनी सोच के डेवलपमेंट के लिए, अपनी थिंकिंग के डेवलपमेंट के लिए, अपने स्किल्स को एनहांसमेंट करने के लिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए कैसे इस्तेमाल करूँ। मैं वो काम करूँगा जिसमें मुझे सैलरी भी मिले, तो साथ में मुझे एक बेहतर व्यक्ति बनने का मौका मिले, एक बेहतर इंसान बनने की ट्रेनिंग मिले, एक शानदार व्यक्ति के साथ काम करने का मौका मिले, ताकि मैं अपने आप को और तराश सकूं। भाई ये तो हम सब जानते हैं ना कि वी हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल। इनफाइनाइट पोटेंशियल मतलब हम लगातार अपने आप को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई ऊपर की लिमिट है नहीं, कोई ऊपर की लिमिट नहीं है। तो जब ऊपर की लिमिट नहीं है तो लगातार अपने आप को बढ़ाते जाओ, अपने आप को तैयार करते जाओ, सुधारते जाओ, डेवलप करते जाओ, अपने अंदर बदलाव करते जाओ, बेहतर से बेहतर बनते जाओ, बेहतर से बेहतर बनते जाओ, बेहतर से बेहतर बनते जाओ। कोई लिमिट थोड़ी है, कोई लिमिट तो है नहीं। और जितना हम इस दिशा में जाएंगे उतना हमें और ज़्यादा आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा, ख्याति मिलेगी, नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन ये सब छोटे हैं, सबसे बड़ी बात है आत्मा आनंद, मन का संतोष, आत्मिक खुशी, वो सबसे बड़ी बात है। आप एक सीमा तक बाहरी लोभ के लिए, बाहरी लालच के लिए काम करते हो, उसके बाद अल्टीमेटली तो सबसे ज़्यादा आनंद आत्मिक आनंद है। आप वो काम करना पसंद करते हो जिसमें आपके मन को खुशी मिले, आप वो काम करना पसंद करते हो जिससे आपको आत्मिक आनंद मिले, है ना। मान लीजिए आपने एक जगह काम किया, किसी कंपनी में काम किया, नौकरी की, पैसा अच्छा मिला, लेकिन रोज वहां पे झगड़ा हो जाता है, तनाव होता है, टेंशन होता है, सर दर्द करता है। अभी तो सैलरी अच्छी मिल रही, आगे क्या होगा? आगे रोज डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, हेडेक ज़्यादा होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये पैसा किस काम आया? इधर मिला, उधर निकल गया। आप खुद तंग आकर के एक न एक दिन इस्तीफा दे दो। इसकी बजाय आप एक ऐसा काम करते हो जिसमें आपको रोज आनंद की अनुभूति होती है, खुशी मिलती है, काम करने का आनंद मिलता है, अच्छे लोगों से बात करने का सुकून मिलता है, अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। जो काम आप करते हैं उस काम से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या नतीजा निकलेगा? आप जब तक जिएंगे, भाई हमारी सांसें कितनी हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक हम जिए हम बड़े आनंद और खुशी के साथ जिए। तो जब तक आप जिएंगे, खुशी के साथ जिएंगे, बीमारियां आपको छू नहीं पाएगी, जीवन का हर दिन आपके लिए उल्लास भरा दिन होगा। हर दिन सुबह निकलेंगे तो दौड़ते हुए ऑफिस की तरफ भागेंगे, आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, आज उसकी मदद करनी है, आज उसकी मदद करनी है।
और यही काम जगदीश भाई पटेल ने किया। जगदीश भाई पटेल ने अपना पूरा जीवन अंधे लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। और ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने जिनकी जिंदगी में कोई होप नहीं था, उन लोगों की जिंदगी के अंदर होप भर दिए, खुशियां भर दी, आनंद भर दिया। किसने भर दिया? जगदीश भाई पटेल। अद्भुत व्यक्ति, मिसाल, अद्भुत मिसाल, कमाल के व्यक्ति। लेकिन वो व्यक्ति वाकई इतने कमाल के थे, इतने अद्भुत थे, इतने शानदार व्यक्ति थे, वो क्यों बने अद्भुत? कहां से उन्हें ये ट्रेनिंग मिली? कहां से उन्हें ये प्रशिक्षण मिला? कहां से उनकी शुरुआत हुई? वो कौन व्यक्ति था जिसने उनको ये जीवन की दिशा दिखाई? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन में हम सभी लोगों के साथ में क्या होता है कि हम अंधेरे में इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब हमें हमारा लक्ष्य मिलता है, मिलता तो सबको है मगर लेट मिलता है। क्योंकि जब आप मान लीजिए 10 साल तक नौकरी करते हैं, 10 साल की नौकरी के बाद आपको ज्ञान होता है, अरे भाई ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली। या मान लीजिए आप साल भर तक पढ़ाई करते हो, और साल भर पढ़ाई करने के बाद लास्ट में आपको वो बारीकी नजर आती है, वो छोटा सा पॉइंट नजर आता है। वो पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके कारण आप परीक्षा पास करने वाले हो, वो साल भर की पढ़ाई के बाद आपको पता लगता है। और आपको लगता है कि ये पॉइंट मुझे पहले पता लग जाता तो मेरे को साल भर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में ऐसा ही होता है। तो जगदीश भाई पटेल को वो सच्चाई कहां से मिली, जो सच्चाई इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में लगाया जिसके अंदर लोगों के कल्याण करते हुए, लोगों की भलाई करते हुए वो अपनी आजीविका भी कमा रहे हैं। देखिए आप, कितनी खुशी की बात है कि आप लोगों का कल्याण करते हो, लोगों की भलाई करते हो, बदले में लोगों से दुआएं लेते हो, और साथ में आपकी दाल रोटी भी आपको मिलती है। कितना जबरदस्त काम है। एक ऐसा काम जिसमें आप लोगों से दुआएं भी लो और साथ में तनख्वाह भी लो। जगदीश भाई पटेल को ऐसा काम कैसे मिला? तो यहाँ गुरु का जो योगदान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे मनोविज्ञान में एक बात कही गई है कि हमारे जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में 3 लेयर है। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है प्री कॉन्शियस, और एक है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो जिससे आप और मैं अभी सोच रहे हैं, ये तो बहुत छोटा है, हार्डली 1%। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 90% या 95% या 99% है, और ये वो जिस तक हम सीधे तौर पर डायरेक्टली पहुंच नहीं सकते। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं, वैसे मैं सीधे अनकॉन्शियस माइंड से बात नहीं कर सकता। ऐसा मानना है मनोवैज्ञानिकों का। और मनोवैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ये बचपन में बहुत छोटे होते हैं तब बनने लग जाता है, और हमारे बचपन से लेकर के तरुणावस्था तक आते आते तो ये पूरा बन जाता है, फिर बदलाव नहीं आते इसमें ज़्यादा। और ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसमें जो बातें चली जाती है, उनको मिटाना, उनको तोड़ना, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये तो आपकी डायरेक्ट कांटेक्ट में है नहीं। लेकिन ये बहुत पावरफुल है, ये जो चाहता है वो करा लेता है अपना काम। सर, हैबिट जो होती है हाँ, हैबिट। ये वो हैबिट भी कुछ सीमा तक हमारे अनकॉन्शियस माइंड की प्रोसेस से बन जाती है। हाँ, क्योंकि अगर जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो अपने आप ही ऑपरेट हाँ, करता है वो। अपने आप ही ऑपरेट करते हैं। Okay. अभी कहते हैं कि आप लगातार 2 महीने कोई काम रोज करते रहो, तो 2 महीने तक करते करते वो आपकी हैबिट का पार्ट बन जाए।
भाई अभी कोरोना पीरियड में लगभग पिछले 1 साल से लोग रेगुलरली मास्क का सेवन करने लग गए। अब धीरे धीरे उनकी हैबिट बन गया। अब वो घर से निकलते ही सबसे पहले मास्क लगाते और फिर घर से निकलते। ये उनकी हैबिट बन गया क्योंकि रोज यही करते हैं। मास्क नहीं है तो वो परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरा मास्क कहाँ गया, अरे मेरा मास्क कहाँ गया। भले ही उनको सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकलना है, निकलेंगे पहले मास्क लगाएंगे फिर मॉर्निंग वॉक करने निकलेंगे। सर ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कब होता है, जैसे इसका कुछ है कि जाता कैसे सबकॉन्शियस? ये कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस और सब कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में बातें धीरे धीरे जाती हैं। और जब ये बातें कॉन्शियस माइंड से प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती तो वो अपना परिणाम दिखाती है। और ये बातें धीरे धीरे जाती है, बहुत धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस। बातें तो आप जो सोचते हैं वही तो जाती है। मैं आपसे इसीलिए अनुरोध कर रहा हूँ, करूंगा और बार बार अनुरोध करूंगा कि आप अपना लक्ष्य बड़े बड़े अक्षरों में अपने कमरे में लिख करके टांग दें। उसे जब मौका मिले उसे पढ़ें और अपने आप को बोलते रहें, अपने आप को बोलते रहें। देखते जैसे जैसे आप उसको देखते हैं, रात में सोने के लिए गए कमरे में, वो सामने नजर आ रहा है, बोलते रहें, उसको बोलते बोलते सो जाएं। सुबह उठते ही वो सामने नजर आ रहा है, उसको देखते देखते ही आप तैयार हो। क्या होगा, वो लक्ष्य आपके कॉन्शियस माइंड से प्री कॉन्शियस माइंड और प्री कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और फिर वो अपना काम करके दिखाएगा और आप अद्भुत काम कर डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके साथ है। भैया आपका कॉन्शियस माइंड जो 1% है, जो 2% है, वो आपको इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने में सक्षम बना देता है। तो आप सोचिए, आपका अनकॉन्शियस माइंड जो आपका 99% है, वो आपसे कितने बड़े बड़े काम करवा सकता है। आप एक बार सोचिए तो सही इस बात, कितने बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक लक्ष्य रखा, लक्ष्य रखा कि मैं भारतीय अकाउंटिंग सिस्टम, देखिए हम सबको पता है कि भारत के अंदर आज से हजारों सालों से सारे क्षेत्र, हर क्षेत्र में अद्भुत ज्ञान, अद्भुत प्रशिक्षण था। आज से हजारों साल पहले हमारे यहाँ पे हर सेक्टर के अंदर अलग अलग एक्सपर्ट्स लोग हुआ करते थे। शल्य चिकित्सा भी भारत में थी, भारत के अंदर रॉकेट साइंस भी था। और ये जो अकाउंटिंग है, लेखा शास्त्र, वो भी भारत में हजारों वर्षों से। आप किताब पढ़ते हैं अकाउंटिंग की, मॉडर्न अकाउंटिंग, तो उसमें लिखेगा फादर ऑफ अकाउंटिंग वाज सो एंड सो, यानी उस व्यक्ति से पहले अकाउंटिंग था ही नहीं। और आप अगर ये किताब पढ़ते हैं तो आपका मन बौखला जाता है। बौखला क्यों जाता है? क्योंकि आपको ये लगता है कि ये किताब तो तौहीन है, भारत की विविध अद्भुत सांस्कृतिक विरासत की तौहीन है। भारत में तो इतनी अकाउंटिंग, लेखा शास्त्र कितने वर्षों से, भारत के अंदर इतने वर्षों से चलता आया है। यहाँ पर हजारों वर्षों से महाजनी खाता, बहियाँ व्यवस्थाएं, इतनी सिस्टमेटिक व्यवस्थाएं थी। अंग्रेजों के आने से पहले इतने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट थे, सारे अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह की प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी। ये तो अंग्रेजों ने हमें रिकॉग्निशन नहीं दिया, हमारी अकाउंटिंग सिस्टम को उन्होंने बैन लगा दिया वगैरह वगैरह। तो अगर आप ये तय करते हैं कि मुझे भारतीय अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर एक किताब लिखनी है जिससे मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि भारत का अकाउंटिंग सिस्टम क्या था, आज से सैकड़ों साल पहले भारत में अकाउंटिंग सिस्टम कैसा था, हमारे यहाँ पर लेखा शास्त्र, अकाउंटिंग सिस्टम, हमारे यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट, हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के कितने ज़बरदस्त सिस्टम मौजूद थे। हमारे यहाँ पे अलग अलग जो बिजनेस कम्युनिटीज़ थे, वो लोग कितने सिस्टमेटिक तरीके से काम करते थे, कितना अद्भुत था उनका मैनेजमेंट। इनकी केस स्टडीज़ को मैं किताब के रूप में प्रकाशित करूँगा। काम तो बहुत मुश्किल है, ये काम बहुत मुश्किल काम है।
आपने इसको एक लक्ष्य के रूप में दीवार के ऊपर लिख दिया। अब सोते जागते वो लक्ष्य आप देखते रहते हो, देखते रहते हो, देखते रहते हो। अब ये लक्ष्य आपके कॉन्शियस से प्री कॉन्शियस से होते हुए अनकॉन्शियस माइंड में चला गया। तो अपने आप समय निकाल करके ये किताब लिखेंगे और एक शानदार किताब मार्केट में आएगी, और वो किताब भारतीय लोग भी नहीं, विदेशी लोग भी पढ़ेंगे, बड़े चाव से पढ़ेंगे, और पूरी दुनिया को पता लगेगा कि देखो, अगर कोई कहता है कि अकाउंटिंग का फादर ये है तो ये गलत बात है। कितने सालों पहले भारत में कितनी सिस्टमैटिक व्यवस्थाएं थी अकाउंटिंग की, बिजनेस मैनेजमेंट की। भारत के जो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर्स थे, भारत के जो परंपरागत व्यापारी थे, वो कितने बेहतरीन तरीकों से अपना काम करते थे। ये किसी ने बताया ही नहीं, ये पहली बार इन्होंने बताया है। ये होगा आपका पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, ये होगा पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। मैं आपको बता रहा था जगदीश भाई पटेल के बारे में। जगदीश भाई पटेल असाधारण व्यक्ति। क्यों? क्योंकि हमारी तरह वो नहीं है। हमारे दो आंखें हैं, जगदीश भाई पटेल देख नहीं पाते। हमारे दो हाथ दो पांव हैं, जगदीश भाई पटेल चल नहीं पाते, क्योंकि उनका एक हाथ काम करता है, एक पांव काम करता है। आधे शरीर में लकवा हो गया बचपन में, लेकिन शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं, शारीरिक रूप से बिल्कुल भी कमजोर हैं। न आंखें काम करती है, न शरीर काम करता है। बोलते हैं तो आधे शरीर में लकवा होने के कारण बहुत लड़खड़ा करके बोलते हैं, आवाज साफ नहीं निकलती। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी में असाधारण काम किए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस लीडर बन गए। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एक लक्ष्य के लिए काम किया। उन्होंने एक अद्भुत लक्ष्य के लिए काम किया, अद्भुत और शानदार लक्ष्य के लिए काम किया, और वो लक्ष्य हासिल कर लिया। उनका एक लक्ष्य था कि मेरी तरह के दूसरे अंधे लोगों को, किसी को भी अक्षम व्यक्ति न कहा जाए, और इसीलिए उन्होंने काम किया और अपनी तरह के हजारों अंधे लोगों को इतना सक्षम बना दिया, इतना सक्षम बना दिया कि यहाँ पर मैं कल्पना नहीं कर सकती। लेकिन सलाम करना पड़ेगा उनके गुरु को, जिन्होंने उनके अंदर ये आत्मविश्वास जगा दिया। उनका आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ था, अद्भुत आत्मविश्वास। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उनके आत्मविश्वास की। उनके आत्मविश्वास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ कि 93-94 में 93-94 की बात है, 1993-94 में विंडोज नहीं आया था। 93 में कंप्यूटर में विंडोज नहीं आया था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। एक एक कमांड को हाथ से टाइप करना पड़ता था, काली काली स्क्रीन होती थी और आपको टाइप करने पड़ते थे कोई भी कमांड। डॉस कमांड्स याद रखनी पड़ती थी, आपको कोई फाइल खोलनी है तो फाइल टाइप करना पड़ता था। तो कंप्यूटर को ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल काम था। उस समय जब मैं उनसे मिला 93 में जगदीश भाई पटेल से, तो मैंने उनसे यही बात में पूछा, मैंने कहा भविष्य में आप क्या करना चाहते हो? तो वो बोले, मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ और मैं हर अंधे व्यक्ति को कंप्यूटर सिखाना चाहता हूँ। और मैं हैरान, मैं उनकी बात सुन करके हैरान था, मैं उनके आत्मविश्वास को देख के हैरान था। बड़े कॉन्फिडेंटली वो कह रहे थे कि मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ और हर व्यक्ति को, हर अंधे व्यक्ति को कंप्यूटर सिखाना चाहता हूँ। मैं उनका आत्मविश्वास देख करके हैरान। भगवान करे ऐसा आत्मविश्वास हर व्यक्ति के पास, ऐसा आत्मविश्वास आप में से हर एक के पास आ जाए, ऐसा आत्मविश्वास आप में से हर एक के दिमाग में भर जाए। फिर आप में से कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने से नहीं रुकेगा, रोके से नहीं रुकेगा। आप में से हर व्यक्ति शानदार काम करके ही दम लेगा। लाख कोशिश कर ले जमाना, आप नहीं रुकेंगे।
लाख कोशिश कर ले जमाना, आप नहीं रुकेंगे। जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं आप नहीं रुकेंगे। जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं आप नहीं रुकेंगे। वो ही तो हम चाहते हैं। जीवन में दो ही चीजों की बात है। जीवन में एक चीज होता है आपका विजन, जिस विजन या जिस लक्ष्य, जिस उद्देश्य के साथ में आप यात्रा कर रहे हैं, और दूसरी चीज होती है आपके माहौल। किस प्रकार का माहौल आप बना रहे हैं, किस प्रकार के माहौल में आप हैं, किस प्रकार के माहौल में आप जी रहे हैं। अगर आपका लक्ष्य और विजन शानदार है, आपका माहौल भी शानदार है, आपके साथ में हवाएं भी आपके अनुकूल है, आपके साथ में लोग भी आपके अनुकूल हैं, आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, फिर कहाँ दिक्कत है। सलाम तो उनको कहिए जिनके पास में न तो विजन था न माहौल था, फिर भी उन्होंने असंभव से संभव काम कर दिया। अब आप देखिए, मंडेला की जीवनी आपने देखी है, पढ़ी है। मंडेला ने कितनी मुश्किलों के बीच में दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष किया। हवाएं प्रतिकूल, जमाना प्रतिकूल, अपनी पूरी जिंदगी जेलों में बिताई, लेकिन अल्टीमेटली अपनी जिंदगी के अंदर ही अपने लक्ष्य को हासिल किया, अपार्थाइड को मिटाया, अपार्थाइड नामक बुराई को पूरी दुनिया से खत्म करवाया, और हवाएं जो प्रतिकूल थी उनको अनुकूल बनाया। जब वो विदा हुए तो पूरी दुनिया ने उनको सलाम किया। जगदीश भाई पटेल कितनी प्रतिकूलता के साथ जिए, खुद देख नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, प्रॉपरली बोल नहीं पाते थे, लेकिन उनके पास में सबसे बड़ी ताकत थी उनके माँ का दिया हुआ मंत्र। उनकी गुरु यानी उनकी माँ। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं बड़ा होके क्या करूँगा। उनकी माँ ने उनको कहा कि तुम बहुत बड़ा काम करोगे। उन्होंने पूरा विश्वास किया कि हाँ मैं बहुत बड़ा काम करूँगा, और उस विश्वास को पूरा करके बताया। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं कैसे सीखूंगा, क्या करूँगा। तो उनकी माँ ने उनको विश्वास रखने के लिए कहा कि वक्त आएगा जब तुम सब सीखो, आगे बढ़ो, विश्वास रखो, इंतजार करो। और ये जो बात होती है गुरु की बात, भाई जगदीश भाई के लिए तो उनकी माँ ही उनकी गुरु थी। ये गुरु की बात है जिसको उन्होंने इतने विश्वास के साथ अपनाया अपने जीवन और अद्भुत काम किया। विश्वास रखा, इंतजार किया, सही समय का इंतजार किया। वही तो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि एक बड़े लक्ष्य के साथ में काम कर रहे हैं आप, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, विश्वास के साथ काम करना पड़ता है। आपके मन के अंदर आपके गुरु का संदेश होता है। जगदीश भाई के पटेल के मन में उनके गुरु का संदेश था, उनकी माँ का संदेश था कि वो बहुत बड़ा काम करेंगे। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा पर वो एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे। उन्होंने पूरा विश्वास रखा उस बात पर। उनकी माँ ने उनको पढ़ाने के लिए कुछ कैसेट्स बनाई कि तुम इन कैसेट को सुनो और उससे पढ़ाई करो, क्योंकि वो अपना घर का काम भी संभालती थी। जगदीश भाई ने मदर से कहा कि ये कैसेट्स मैंने तो सुन ली, अब ये मेरी तरह के दूसरे अंधे लोगों को भी सुनाओ ताकि वो भी इससे ज्ञान लें। ये बात होती है करुणा की, ये बात होती है एम्पैथी, जिस पर मैं आ रहा हूँ, बात करना चाहता हूँ कि देखिए हम में से ज्यादातर लोग अपनी सोच अपने तक सीमित रखते हैं, अपनी सोच का दायरा अपने तक ही रखते हैं। लेकिन जहां से हम अपनी सोच को बड़ी करना शुरू कर देते हैं, हम सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं, इस जमाने के कल्याण के लिए, दूसरे लोगों के कल्याण के लिए, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा और उनका कल्याण हो रहा है, क्या बुरा है। ये शुरुआत हो जाती है इमोशनल क्वेश्चन, एम्पैथी। एम्पैथी यानी हम दूसरों के कल्याण की बात सोचें बिना किसी प्रकार की हेजिटेशन के, बिना किसी प्रकार की चिंता के। अपना कल्याण लेकिन
और बड़ी बात दूसरों का भी कल्याण। ये दुनिया क्या है? आप इस दुनिया में सबके कल्याण की बात सोचेंगे तो क्या होगा? आप अगर इस दुनिया में सबके कल्याण की बात सोचेंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ना। क्या होगा? सबका थोड़ा थोड़ा कल्याण होगा। आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कल्याण होगा, भला होगा। आप दूसरों के बुराई की सोचेंगे तो क्या होगा? उनका पता नहीं बुरा हो ना हो, आपका बुरा हो जाएगा। आप दूसरों के कल्याण की बात सोचेंगे, आपका भी भला होगा, दूसरों का भी भला होगा। आप दूसरों की बुराई के लिए सोचेंगे, आप उनका भी हो सकता है बुरा हो, पर आपका भी बुरा होगा। ये इस दुनिया की अद्भुत मैथमेटिक्स है। ये सर मैथमेटिक्स कमाल की है। मतलब एक मैथमेटिक्स तो वो होती है कि भाई मेरे पास 10 नंबर हैं, मैंने आपको 5 नंबर दे दिए, बच गए मेरे पास 5। लेकिन दुनिया की मैथमेटिक्स ऐसी कहाँ है? ऐसी नहीं है। मेरे पास में 5 है, मैं आपको 5 देना चाहता हूं, अब मेरे पास भी 5 है, आपके पास भी 5। मेरे पास 5 है, मैं आपको 10 देना चाहता हूं, अब मेरे पास 15 हो गए और आपके पास भी 15 हो गए। ये इस दुनिया की मैथमेटिक्स है और ये अद्भुत मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स है भावनात्मक लेवल पर, इमोशनल सपोर्ट के लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, माइंड लेवल पर। और इस का एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक प्रयोग करते हैं। आप एक व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, मन में ये सोचते हुए जाइए ये व्यक्ति बहुत शानदार है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मैं इस व्यक्ति की खूब मदद करूंगा, मैं इस व्यक्ति की बहुत मदद करूंगा। एक छोटी सी 3 लाइन का मंत्र बना लें, आई विल हेल्प, आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम। ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, मैं इसकी बहुत, आप भी तो उसी की मदद करेंगे ना जो बहुत वाकई बहुत अच्छा व्यक्ति होगा। आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प। 2 दिन तक ये मंत्र मन मन में सोचते रहे उस व्यक्ति के बारे में। 2 दिन बाद उस व्यक्ति से मिलने जाए, आप उस व्यक्ति से मिलें, जो काम आपको डील करनी है, जो आपको एग्रीमेंट करना है, वो एग्रीमेंट लास्ट में आपको जो करना है वो करें और आप वापस आ जाए। आप देखेंगे चमत्कार होगा। चमत्कार ये होगा कि मान लीजिए आप उस व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति से मिलेंगे, उस व्यक्ति के साथ में आपकी जो डील होगी, उस व्यक्ति के साथ में आपकी जो बातचीत होगी, उसका आपको बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आपको लगेगा कि वो व्यक्ति मेरे साथ बहुत पॉजिटिव है। वापस जब आप लौट के आएंगे, कोई भी व्यक्ति पूछेगा, आप कहेंगे वो तो बहुत शानदार व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। ये एक प्रयोग हो गया। दूसरा प्रयोग फिर करिएगा, क्योंकि जब तक आप 2 प्रयोग नहीं करेंगे तब तक मेरी बात आपको समझ में थोड़ी आएगी। दूसरा प्रयोग उसका उल्टा करिएगा। मान लीजिए ये प्रयोग आप अपने साथ में मत करिए, दूसरों के साथ में करिए। मान लीजिए आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आपका एचआर मैनेजर है, उसको जा करके, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, उसको जा करके यूनियन लीडर के साथ में बात करनी है। अब उस यूनियन लीडर के बारे में आप उस एचआर मैनेजर को जितने नेगेटिव बातें बोल सकते हो उतनी बोल दीजिए पहले से। वो यूनियन लीडर बहुत बदमाश आदमी है, क्रिमिनल है, शातिर है, गोलियां चलाता है, 10 मर्डर कर चुका है। हाँ, बहुत बदमाश आदमी है, हमेशा हर एक के साथ में वो चीटिंग करता है, बदमाश है, धूर्त आदमी है, नंबर 1 बदमाश आदमी है। इससे ज्यादा बेईमान आप कहीं नहीं मिले। उस आदमी से दूर रहा जाए। जितना आप नेगेटिव बोल सकते हैं बोल दीजिए। अब उस एचआर मैनेजर को जाने दीजिए उस यूनियन लीडर से बात करने के लिए। वो उस यूनियन लीडर से मिलेगा, अगले दिन पूछेगा, वो कहेगा उस यूनियन लीडर से मेरा झगड़ा हो गया, बहुत बदमाश आदमी है वो यूनियन लीडर। वो आपको कहेगा आपने बिल्कुल सही बताया, वो यूनियन लीडर वाकई बहुत बदमाश आदमी। अब आपको तो मैंने पहले ही एक मंत्र सिखा रखा है, अब उस मंत्र का आप इस्तेमाल करें। आप उस यूनियन लीडर के बारे में पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोच के साथ उस यूनियन लीडर से मिलें और सारा नेगेटिव जो हो चुका है उसको वापस आप पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रयोग इसलिए कई बार बिना प्रयोग किए जीवन के रहस्य समझ में नहीं आते, किसी के कहने से जीवन के रहस्य समझ में नहीं आते।
पहले भारतीय लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी बात थी। पहले भारत में क्या होता था, गुरु शिष्य परंपरा थी। गुरु शिष्य को बताते बताते भी नहीं, दिखाते, करके दिखाते, और शिष्य उनका अनुसरण करते थे। गुरु शिष्य को बोलते, आपको मन मन में ये मंत्र मंत्र मतलब ये वाक्य बोलना है, अपने आप 108 बार बोलना है। शिष्य को 108 बार बोलते। अब उसमें क्या वाक्य होते थे। अब जैसे अथर्ववेद का एक वाक्य है। अब गुरु ने शिष्य को बोल दिया कि तुम्हें ये लाइन 108 बार बोलनी। अब लाइन क्या है, भद्रम करणे भी शृणुयाम देव, भद्रम करणे भी शृणुयाम देव। अब वो जमाना तो गुरु शिष्य परंपरा का जमाना था। अब उस परंपरा के तहत गुरु ने शिष्य को बोला कि आपको ये बात 108 बार बोलनी है, मतलब बोलनी है। ऐसे हजारों मंत्र होते थे। अब इस वाक्य का अर्थ क्या है? अब इस वाक्य का अर्थ है कि हे ईश्वर, ईश्वर से मतलब ये प्रकृति, ये पूरी दुनिया, ये जो पूरी दुनिया को आप एक चेतना मानते हो, इतनी खूबसूरत दुनिया अपने आप तो आ नहीं सकती। इस दुनिया को चलाने वाली कोई चेतना है, जिसने इस दुनिया को शुरू किया, इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया के अंदर चेतना भरती, जिसे आप इस दुनिया की चेतना मान सकते हो। उस प्रमुख चेतना का मैं भी एक हिस्सा हूं। उस चेतना से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हे ईश्वर, हे चेतना, मेरे कानों में भद्रम करने भी शृणुयाम देव, मेरे कानों में सिर्फ अच्छी बातें ही सुनने को मिले, मेरे कानों में सिर्फ अच्छी बातें ही सुनने को मिले, कभी खराब बातें सुनने को ही न। अब वो शिष्य ये बातें रोज 108 बार माला के रूप में फेरता है, 108 बार माला के रूप में फेरता है। ये बातें उसके कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती। और आप देखेंगे ताज्जुब करके कि भारतीय इतिहास के अंदर जो ऋषि हुए, जिन्होंने भारतीय परंपरा के अनुसार साधना की, ऋषि, तपस्वी, मुनि, उनका जीवन इस तरह का बीता कि उन्होंने सब लोगों को कल्याण करने के लिए ही बोला, और उनका खुद का जीवन भी कल्याण के कार्यों में ही डूबा रहा। क्योंकि जब व्यक्ति ये बोलता है भद्रम करने भी शृणुयाम देव, उसको जिंदगी भर ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं जो उसको कोई गलत बात बोलेगा। और कोई गलत बात बोलने वाला व्यक्ति सामने भी आ जाएगा तो वो अपने आप दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड अपनी ताकत से उसको उससे की परिधि से ही बाहर निकालता। दिस इज द पावर ऑफ माइंड। भारत के अंदर ऋषि मुनियों की परंपरा थी, ज्ञान की अद्भुत परंपरा थी, ज्ञान की अद्भुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थी, यहाँ पर गुरुकुल्स थे, और उन सभी गुरुकुलों के अंदर बार बार आप जैसे युवाओं को, होनहार लोगों को एक ही बात रटाई गई। वो क्या बात रटाई गई? शुभ लाभ। शुभ लाभ यानी पहले शुभ आए, बाद में लाभ आए। पहले जगत का कल्याण हो, फिर तुम्हारे को प्रॉफिट मिले। लाभ मतलब प्रॉफिट, शुभ मतलब जगत का कल्याण। पहले शुभ आए फिर लाभ आए, यानी पहले जगत का कल्याण हो और उसके बाद में तुम्हारा प्रॉफिट आए। और ये बातें चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, हर एक के दिमाग में डालती है। और उसके कारण हमारे देश के कोने कोने में एंटरप्रेन्योर्स थी, हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर था, लेकिन कोई भी व्यक्ति दूसरे की खाल खरोंच करके पैसा नहीं कमाना चाहता था, बल्कि दूसरों का कल्याण करके पैसा कमाना चाहता था। दूसरों को नुकसान पहुंचा करके पैसा कमाना नहीं चाहता था, लेकिन दूसरों का कल्याण करते हुए पैसा कमाना चाहता था। बताइए मुझे, आज की बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई में कहीं पर ये बात सिखाई गई हो तो मुझे बताओ। और इसका नतीजा क्या है? आज के बड़ी बड़ी कंपनियों को देखिए, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखिए, और आप ताज्जुब करेंगे कि अपने प्रॉफिट के लिए वो लोग समाज के हितों को इग्नोर कर देते हैं। अपने प्रॉफिट के लिए
प्रॉफिट कमाने के लिए सोसाइटी के इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। क्या नतीजा निकलता है? सूनर और लेटर सबको सत्य का पता चल जाता है। सूनर और लेटर वो कंपनी दिवालिया हो जाती है। आप देखिए आजकल कंपनियों की लाइफ साइकिल कितनी होती है। एक कंपनी आती है, टाटा बिरला जैसे बिरले बिरले ही हैं, गिने चुने हैं। टाटा कंपनी 100 साल से ऊपर हो गई, लेकिन ऐसी कंपनियां कितनी? आपको नजर आएगा एक व्यक्ति ने एक बहुत शानदार कंपनी खोली, पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोली या लिमिटेड कंपनी खोली, शेयर मार्केट में गया, पब्लिक इश्यू लाया, बहुत बड़ी कंपनी है, प्रॉफिट में आ रही है, खूब बढ़ रही है, खूब बढ़ रही है, खूब बढ़ रही है, खूब बढ़ रही है। फिर बाद में पता लगा कि उस कंपनी का दिवालिया हो गया, बंद हो गया। अरे ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो बात टाटा ग्रुप में है या जो बात भारत के जीवन मूल्यों में है, वो उस व्यक्ति ने अपने बिजनेस में अडॉप्ट नहीं किया। टाटा ग्रुप में देखिए आप या बिरला ग्रुप में देखिए, वो लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन को भी अपनाते हैं। भारतीय दर्शन क्या? पहले जगत का कल्याण करो, फिर अपने प्रॉफिट की बात करो। पहले जगत के कल्याण में अपने आप को लीन करो और फिर खुद का प्रॉफिट कमाओ। इतनी बड़ी बात होती है, और इस बात को आप अडॉप्ट करोगे तो आपका बिजनेस लगातार चलेगा। आप दूसरों के कल्याण की बात तो सोचो नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए, शुभ के लिए तो कुछ भी नहीं सोचो, और सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोचो। तो फिर क्या होगा? आप एक दिन तो प्रॉफिट कमा लोगे, 2 दिन प्रॉफिट कमा लोगे, फिर ना आप दुनिया के कल्याण के लिए सोच रहे हो, तो फिर दुनिया आपके कल्याण के लिए क्यों सोचेगी? आप लोगों के कल्याण के लिए नहीं सोच रहे, आप दूसरों की भलाई के लिए नहीं सोच रहे, आप दूसरों के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे, फिर आप ये कैसे सोच लोगे कि दूसरे लोग भी आपके कल्याण के लिए सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। नतीजा क्या निकलेगा? बिल्कुल साफ, सूनर और लेटर आपकी कंपनी इस दुनिया से विदा हो जाए, बंद हो जाए, नहीं चलेगी ज्यादा। और आज इसीलिए कंपनियों की लाइफ बहुत छोटी होती है। आज आप देखते हैं विजय माल्या, कितनी तरक्की की उस बंदे ने, कितने करोड़ों रुपए कमाए, बेहिसाब संपत्ति अर्जित की। जिस कंपनी के पास जाता, जिसके पास लोन लेने जाता, वो कहता ले जाओ साहब, आपको जितने रुपए चाहिए ले जाओ। और अब उसका घर नीलामी के लिए खड़ा है। तो ऐसी तरक्की किस काम की? तरक्की वही अच्छी जो तरक्की दूसरों की तरक्की के साथ हो, जिसमें जगत के कल्याण की भावना निहित हो। सर जिस सहारा ने तरक्की क्या गलत किया था? है, अपने एक बार उसके ऊपर बात नहीं करेंगे अभी। हाँ, तरक्की वो अच्छी जिससे हम दूसरों के कल्याण की बात सोचें। तरक्की वो अच्छी जिसमें हम दूसरों के कल्याण की बात करें। हम सब इन प्रयोगों को अपने जीवन में करके देख सकते हैं। हम जब किसी कंपनी में जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में आपका चीफ फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट पर इंटरव्यू है। मेरे कहने से छोटा सा प्रयोग करें। इस प्रयोग के द्वारा आप इंटरव्यू में बेहतरीन परिणाम पा सकते हैं। प्रयोग क्या करना है? आपको मन में ये सोचना है कि मैं इस कंपनी में जुड़ करके दुनिया के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन मैनकाइंड के डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। I will contribute greater and greater to the society, to the whole world after joining this company. ये कंपनी मुझे बहुत शानदार मौके देगी और इस कंपनी के अंदर काम करते हुए मैं दुनिया के कल्याण के लिए, दुनिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। ऐसा मन में सोचने लगातार, ये बात आपकी कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में जाए, और उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाते हैं।
और इंटरव्यू के अंदर भी आपको सफलता मिलेगी, और इंटरव्यू के बाद जब आप काम करोगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, और आप ऐसे निर्णय ले पाओगे। भाई निर्णय ही तो, एक मैनेजर में और नॉन मैनेजर में कितना फर्क है। मैनेजर को निर्णय लेने होते हैं, नॉन मैनेजर को निर्णय नहीं लेने होते। एक क्लर्क को कभी निर्णय नहीं लेना होता, एक मैनेजर को हमेशा निर्णय ही लेना होता है। मैनेजर कभी निर्णय लेने से मुकर नहीं सकता, और क्लर्क कभी निर्णय ले नहीं सकता। आपको जिंदगी भर निर्णय लेने, चॉइस करनी है, डिसीजन लेना है। ये दो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता तय करना है ये आपको तय करना। और आपके निर्णय सही होंगे तो आपको भी फायदा, जमाने को भी फायदा। आपके निर्णय गलत हुए तो जमाने को भी नुकसान, आपको भी नुकसान। और मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जैसे ही आपने ये जो मेरा बताया हुआ प्रयोग किया, उसके बाद जब आप निर्णय लेंगे, आप अपनी कंपनी में अपनी कुर्सी पर बैठ करके जब डिसीजन लेंगे, तो आपके निर्णय से इस जमाने को भी बेनिफिट मिलेगा, और इस जमाने के साथ में आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ये जमाना भी तरक्की करेगा, आपको भी तरक्की मिलेगी। ये ही तो हम चाहते हैं। आज ऐसे लोगों की कमी हो गई है जो लोग जमाने के कल्याण की बात सोचते हैं। अगर ऐसे लोगों की कमी होगी, चाहे किसी भी कारण से, अगर ऐसे लोगों की कमी हो गई तो जमाने का नुकसान होगा, और पूरी दुनिया का नुकसान होगा, और प्रकृति का नुकसान होगा। आपदाएं आएगी। आपदाएं किसी न किसी रूप में आना स्वाभाविक है, क्योंकि आज आप देख रहे हो, हम अगर ये देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, अपनी चारों तरफ देखते हैं, क्या देख रहे हैं? लोग पैसा कमाने के लिए किस सीमा तक गिर सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैकमेल कर सकते हैं, पैसा कमाने के लिए दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं, पैसा कमाने के लिए गलत हथकंडे अपना सकते हैं। पैसा कमाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या क्या हथकंडे किए। जमाने के साथ में उन्होंने प्रकृति के साथ में क्रूरता अपनाई। उस प्रकृति के साथ में उन्होंने जो क्रूरता अपनाई, उसके दुष्परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। हम प्रकृति के साथ में बेहतर ढंग से पेश आएंगे, हमें भी फायदा मिलेगा, जमाने को भी फायदा मिलेगा, और ये सोच भी बहुत बड़ा काम करेगी। ये सोच भी बहुत बड़ा काम करेगी। और हर व्यक्ति, कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? कलेक्टिव थॉट। आज पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट भर दो आप, पूरी दुनिया में अपने आप स्वर्ग आ जाएगा। आज आप पूरी दुनिया में नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट भर दो, पूरी दुनिया में अपने आप हेल, नरक का माहौल आ जाएगा। दिस इज सिंपल लॉ ऑफ क्रिएशन। वी आर क्रिएटिंग आवर ओन वर्ल्ड। हम सब एक तरह से एक अपनी दुनिया बना रहे हैं, मिल करके एक दुनिया बना रहे हैं। आज ये हम सबको पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, अपनी जिंदगी के अंदर माइक्रो लेवल प्लानिंग करनी पड़ेगी। माइक्रो लेवल प्लानिंग मीन्स, माइक्रो लेवल प्लानिंग का मतलब ये है, मैं अपने साथ अच्छा चाहता हूँ, तो जिससे मैं अच्छा व्यवहार चाहता हूँ, उसके कल्याण के लिए सोचूं, उसकी प्रॉब्लम्स को समझूं, उसके साथ इमोशनली अच्छे से पेश आऊं, उसकी इमोशंस को समझूं। ये माइक्रो लेवल प्लानिंग, ये माइक्रो लेवल प्लानिंग हमें इस लायक बनाएगी कि हम दूसरों के साथ में बेहतर ढंग से पेश आ पाएंगे। हम दूसरों के साथ में अच्छे से पेश आएंगे, उससे क्या होगा? देखिए, थॉट प्रोसेस इज द बिगिनिंग, बिहेवियर इज रिफ्लेक्शन। बिहेवियर क्या है? एक रिफ्लेक्शन है। मेरे मन में कुछ चल रहा है, वो किसी न किसी रूप में बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय माइंड। मैं मन में आपके बारे में मान लो नेगेटिव सोच रहा हूं, आप सामने आए, शिष्टाचारवश बोल दिए, मैंने मुस्कुरा दिया, शिष्टाचारवश मैंने आपको हाथ जोड़ दिए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज झूठ नहीं बोलती। मैंने हाथ जोड़ दिए, मुस्कुरा भी दिया, चेहरे पर होठ यूं घूम गए मेरे, मुस्कुराते हुए कि देखिए मैं मुस्कुरा रहा हूं, आपका स्वागत कर रहा हूं। ये चीजें हैं जो मैं अपने लेवल पर बनावट कर रहा हूं। ये बनावटी है, ये मैंने कर लिया अपने लेवल पर।
ये बनावटी लेवल पर कर लिया। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में ये भी बात है, आप बॉडी लैंग्वेज को कुछ सीमा तक ही कंट्रोल कर सकते हो, बाकी नहीं कंट्रोल कर सकते। आपके शरीर की एनर्जी लेवल, आपके शरीर का जो प्रेजेंटेशन, आपके शरीर से जो हाव भाव निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके मन की बात को रिफ्लेक्ट कर ही देंगे। आपके मन में नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, आप लाख कोशिश कर लें, वो छिपेगी नहीं, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट होते ही क्या होगा, जिस काम को आप करना चाहते थे वो हो नहीं पाएगा, जो आप कन्वे करना चाहते थे वो कन्वे नहीं कर पाएंगे। कैसे? सामने वाला व्यक्ति कहेगा या अपने मन में कहेगा कि ये व्यक्ति बनावटी तौर पर तो मुस्कुरा रहा है, बनावटी तौर पर तो मेरे को गुड मॉर्निंग कर रहा है, अंदर ही अंदर मेरे को गाली दे रहा है। समझ में आई बात? यानी बॉडी लैंग्वेज को आप कंट्रोल करना चाहते हो, सॉफ्ट स्किल्स में महारत हासिल करना चाहते हो, प्रेजेंटेशन में महारत हासिल करना चाहते हो, इमेज मैनेजमेंट में महारत हासिल करना चाहते हो, अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, अपनी बेस्ट इमेज शो करना चाहते हो, शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? शुरुआत तो मन से करनी पड़ेगी, अपने मन से। पहली बात क्या करनी है? पहली बात तो अपनी थॉट प्रोसेस पर ही नजर डालनी पड़ेगी। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस तरह से सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, किस तरह सोच रहा हूँ। जिस व्यक्ति से मैं मिल रहा हूँ उसके बारे में मैं पॉजिटिव सोचूं तो जा करके आगे की काम होंगे। मैं पॉजिटिव नहीं सोचूंगा, आगे के काम नहीं होंगे। मैं आपके साथ मिलने आया हूं, आपसे मैं डील करूंगा, मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा। पहले मुझे आपके बारे में पॉजिटिविटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। पहले मुझे अपने अंदर आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। अपने मन में सोचना पड़ेगा, यस ही इज अ गुड मैन, भगवान करे ये व्यक्ति खूब तरक्की करे। अब मन में ये थॉट प्रोसेस चालू हो गया, अब पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगी। अब बॉडी लैंग्वेज की आपने ट्रेनिंग ले रखी है, इमेज मैनेजमेंट की आपने ट्रेनिंग ले रखी है, सॉफ्ट स्किल्स की आपने ट्रेनिंग ले रखी है। वो जो ट्रेनिंग ली हुई है उसको अब आप काम में लें। अब आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी पॉजिटिव आएगी, एनर्जी लेवल है पॉजिटिव आएगा, चेहरे पर आपके क्या है, मुस्कुराहट नजर आएगी, आई कांटेक्ट आपका बना रहेगा। आप हाथ मिलाएंगे बाई चांस तो आपके हाथ में एक एनर्जी का फ्लो नजर आएगा। आप जिस तरह से उसका स्वागत करेंगे लगेगा कि आप वाकई दिल से स्वागत कर रहे हैं। आप जो बात कहेंगे उस बात से लगेगा कि आप जो बात कह रहे हैं वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। और इस सब का सम टोटल कंक्लूजन क्या निकलेगा? आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, फीडबैक भी पॉजिटिव आएगा, सामने वाला व्यक्ति भी आपके लिए पॉजिटिव सोचेगा। आपका इंटरव्यू है तो आपको सेलेक्ट करेगा, आपका इंटरव्यू नहीं है, कोई और ओकेजन है तो भी वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ आपके बारे में एक पॉजिटिव अप्रेजल लेकर के जाएगा। तो शुरुआत कहां से हुई? थॉट प्रोसेस से। एंड वापस कहां से होगा? वापस थॉट प्रोसेस। पॉजिटिविटी एंडिंग इन पॉजिटिविटी। आप नेगेटिविटी से शुरुआत करते तो पॉजिटिविटी कहां से लाते? आप पॉजिटिविटी से शुरुआत करिए, एंड रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़िए, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएंगे। और जब आप पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएंगे आपको भी मन में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप और ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ में काम कर पाएंगे और ज्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। यही तो अपना पर्पस है। The world is full of opportunities for those who are full of positivity. आप पॉजिटिविटी के साथ में इस दुनिया में उतरिए, इस दुनिया में आपके लिए बहुत सारे अवसर आएंगे, बहुत सारे अवसर आएंगे। आप नेगेटिविटी के साथ में इस दुनिया में उतरिए, आपके लिए निगेटिविटी के अवसर होंगे, यानी ऐसे अवसर आएंगे जिससे आपके मन में और नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। पॉजिटिविटी विल क्रिएट इट्स मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिविटी भी अपना मल्टीप्लिकेशन करेगी। आज आप पॉजिटिविटी के साथ में इस दुनिया में एंटर करिए, कोई भी घटना होगी उससे भी आप पॉजिटिविटी ड्रॉ कर लेंगे। यस, कोई भी घटना हुई उससे भी आप पॉजिटिविटी ड्रॉ कर लेंगे।
मान लीजिए आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, बाई चांस आपको कोरोना हो गया, आप फिर भी पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे और जल्दी ही रिकवर करेंगे। वापस कोई पूछेगा तो बोलेंगे यार अच्छा हुआ कोरोना हो गया, मुझे 15 दिन का रेस्ट मिल गया। और वो कंस्ट्रक्टिव रेस्ट था, इस बहाने मैंने पूरी तरह से आत्मविश्लेषण किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, मुझे इतना अच्छा समय मिला कि मैं तहकीकात बड़ी गहराई से अपने आप को देख पाया, अंदर से महसूस कर पाया, वापस एनर्जी से भर गया हूँ, वापस पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने के लिए आ गया हूँ। पॉजिटिविटी विल लीड फर्दर टू पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी विल लीड फर्दर टू नेगेटिविटी। आप नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, कोरोना हो गया, अब आप और ज्यादा नेगेटिविटी से भर जाएंगे, दुनिया बेकार है, सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ खराब है। आप दवाइयां लेके ठीक हुए, लेकिन मन में नेगेटिविटी है, आप फिर बीमार होने के चांस रहेंगे। अरे बीमारी भी तो, आधी बीमारियां तो माइंड की पॉजिटिविटी से ठीक हो जाती है, आधी बीमारियां आपकी लाइफ के प्रति जो आपका अप्रोच है उससे ठीक हो जाती है। हमारे आसपास अगर सब तरफ पॉजिटिविटी होगी, हम लोग अपने आप ही आधे ठीक हो जाएंगे। वेल ऑब्वियसली कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में हैं, सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में, कुछ चीज़ें मतलब पार्ट ऑफ 5% और 10% और 15% कॉन्ट्रीब्यूशन इज आवर थॉट प्रोसेस। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं, बट वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, बट पार्टली वी कैन कंट्रीब्यूट। हम अपने हाथ में जितना है उतना तो हम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, बाकी तो खैर ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट इन आवर हैंड। सब चीज़ें हमारे हाथ में है नहीं और हो भी नहीं सकती, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जो हम कर सकते हैं, उतना तो हम पॉजिटिव करें, हम अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेट अस नाउ वेट फॉर द बेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हमने अपनी तरफ से बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर दिया, बाकी अब जमाने की मर्जी है, देखते हैं जमाना क्या कहता है। हमें अपना काम अच्छी तरह से करना है।